आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है पर्सनालिटी असेसमेंट, हमारे व्यक्तित्व का मूल्यांकन। देखिए, हमारे व्यक्तित्व का मूल्यांकन या तो हम अपनी नजर में करते हैं या सामने वाला हमारा मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन करने को बोला जाता है असेसमेंट। देखिए, एक C.H. कूले थे सोशियोलॉजी में, उन्होंने लुकिंग ग्लास थ्योरी बनाई थी, आत्मदर्पण का सिद्धांत। थोड़ा सा इसको पढ़ाऊंगी मैं, कल भी मैंने सिगमंड फ्रायड पढ़ाया था, आत्मदर्पण का सिद्धांत। लुकिंग ग्लास थ्योरी से बोलते हैं C.H. कूले, उनकी थी ये थ्योरी। देखिए, कई बार हम किन्हीं लोगों के बारे में पहले से कहते हैं, अरे ये इसके साथ नहीं जाएंगे, ये तो बहुत बोरिंग है। जब देखो ये कहते कि घर चलो घर चलो घर चलो, ये हमें भी एंजॉय नहीं करने देंगे। ठीक है, तो तुमने ऐसा क्यों बोला उनके बारे में कि हम कहीं बार पिछली बार उनके साथ गए थे तो हमारे साथ ये घटना घटित हुई, तो हमने मान लिया इनके साथ नहीं जाएंगे भैया इस बार। ठीक है, फिर किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में और किसी रिश्तेदार के बारे में जब हम पहले से ही लगा लेते हैं, अरे आंटी आ रही है, बहुत बोलती है, वो तो मेरे से पूछ पूछ के मेरी दही जमा देंगी दिमाग की कि कहाँ पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ रही है, हम बाहर ही नहीं निकलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछली बार जब वो घर पर आई थी तो उन्होंने ये सब क्वेश्चन पूछे थे जिससे हमें काफी आंसर देने में कठिनाई हुई, या हमें अब भी ऐसा लग रहा है आएंगी तो पक्का पूछेगी तेरे नंबर कितने हैं, इस बार रिजल्ट कैसा रहा। तो हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व कहते हैं देखते हैं, और देख के हम अंदाजा लगाते हैं कि फला व्यक्ति ऐसा होगा। कुछ इसी तरह की लुकिंग ग्लास थ्योरी है आत्मदर्पण का सिद्धांत C.H. कूले का। C.H. कूले क्या कहते हैं, समाज जो हमारी सोसाइटी है वो हमारे लिए दर्पण का कार्य करती है, मिरर का। मिरर आपके घर में है सबके? नहीं है? किस किस के नहीं है? सभी के घर में है। दर्पण में, मिरर में हम क्या करते हैं? किसको देखते हैं? अमिताभ बच्चन को? हाँ, जब हम ड्रेसअप हो जाते हैं या हमें कॉम करना होता है या हमें सजना संवरना होता है, हम शीशे के सामने जाते हैं और शीशे से पूछते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा आपके बाल खराब हो रहे हैं, तो हम बाल ठीक कर लेते हैं। वो कहते हैं कि पल्लू साड़ी का ऐसा हो रहा है, ठीक करो। शीशा बोलता है क्या? नहीं बोलता है, लेकिन हम शीशे को ऑब्जर्व करते हैं, अपनी इमेज देखते हैं, हमें सब कुछ ठीक लग रहा होता है तो अब ठीक है, अब हम जाते हैं। ऐसे ही हमारी सोसाइटी है, हमारा जो समाज है हमारे व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है। कौन कहते हैं? C.H. कूले। हम अपनी सोसाइटी की नजरों में अपना मूल्यांकन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मम्मी पापा छोड़ दो, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त मेरे बारे में कैसा सोचते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक नई ड्रेस बाजार से खरीदी है, ठीक है, उस ड्रेस को आपने पहन लिया। जैसे ड्रेस को पहनकर कमरे से बाहर निकले, मम्मी ये क्या पहन लिया, ये कैसा है रंग, ये तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो थोड़े से अनकॉन्शियस है, नहीं नहीं मम्मी मेरी ड्रेस 2000 की है, बहुत अच्छा रंग है, आपको ऐसा लग रहा है आपने शायद पहली बार देखा। फिर आप कमरे से बाहर निकल के कॉलेज में आए, कॉलेज में आपकी सहेली मिली, पहली जो आपकी मित्र थी उसने देखेगा, अरे पूजा ये क्या पहन लिया तूने आज, तेरे ऊपर बिल्कुल नहीं खिल रहा। फिर आप अनकॉन्शियस, घबराहट, और आप उसमें कंफर्टेबल फील ही नहीं करते। आपको अपनी नजर में तो अच्छा लग रहा था, मम्मी ने और पूजा ने, किसी और ने आपको टोक दिया, तब आपकी ड्रेस आपके ऊपर खिलनी बंद हो गई। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि सोसाइटी हमारे लिए मिरर का कार्य करती है। कूले कहते हैं कि जो हमारा समाज होता है वो हमारे लिए दर्पण, मिरर का कार्य करता है। हम कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी इमेज सोसाइटी के नजर में कैसी है, हम उन्हीं लोगों के जरिए अपनी इमेज डेवलप कर लेते हैं। जैसे एक घर में छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा बहुत शरारती है, मम्मी ने कहा अरे मेरा बच्चा तो बहुत शरारती है, सफाई करती हूं तो सब फैला देता है। दादी ने कहा अरे बहुत, मेरा चश्मा तोड़ दिया, बहुत शरारती है। स्कूल में गया, टीचर ने कहा सबके टिफिन खा गया, ये बच्चा बहुत शरारती है। बच्चे ने अपने इमेज बना ली, मैं बहुत शरारती हूं। मेरी मम्मी भी कहती है, मेरी दादी भी कहती है, और मेरी टीचर ने भी बोल दिया कि आई एम वेरी नॉटी।
मैं बहुत शरारती हूं। तो बच्चे ने वही इमेज डेवलप कर ली, उसी इमेज को मन में बिठा लिया, मैं बहुत शरारती हूं, और वो ठीक अपनी शरारतों को जारी रखता है और शरारत करने लगता है। कहने का मतलब, हम दूसरे की नजर में अपने इमेज बनाना चाहते हैं। और सुनो आगे, ये तो जस्ट कॉमन सी बातें हुई। घर में जब कोई मेहमान आता है, हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम कितने सिंसियर, कितने स्टूडियस, कितने इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। आंटी आई तो ट्रे में परोस के पानी पिलाया, आंटी को नमस्ते की, ठीक है। फिर आंटी ने कहा बेटी बहुत अच्छी है, और जबकि बेटी अंदर से कुछ और है, ठीक है। आंटी को परोस के तुमने पानी पिलाया, फिर आंटी आप चाय पियोगी? नहीं आंटी चाय पियोगी आप तो, ठीक है। फिर आप चाय बना के लाए, आंटी को चाय पिलाई, फिर आंटी आपकी साड़ी तो बहुत अच्छी है, आंटी इम्प्रेस। आंटी ने कहा इनकी लड़की तो बहुत अच्छी है, क्योंकि लड़की ने आंटी को कुछ ऐसे शब्द बोल दिए ना, आंटी इम्प्रेस हो गई। तो आंटी के नजर में बच्चे की इमेज बहुत अच्छी बन गई। अरे शशि की लड़की तो हीरा है, हीरा होता है ना, कितनी अच्छी, कितनी संस्कारी। मैंने उसको पूजा करते भी देखा। फिर वो फटाफट आंटी के सामने पल्ला ढका, दीपक जलाया, आरती करी, पूजा करी, तो आंटी तो फ्लैट होके घर से बाहर गई। कहने का मतलब, कई बार हम अपनी इमेज बनाने की भी कोशिश करते हैं, दूसरा उसका मूल्यांकन करता है, दूसरा व्यक्ति मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन के आधार पर हम अपने आप को अच्छा और बुरा बना बैठते हैं। C.H. कूल कहते हैं, यही आत्मदर्पण का सिद्धांत है कि हम अपनी इमेज दूसरों के आधार पर निर्धारित करते हैं, ना कि स्वयं के आधार पर। कई बार हम अच्छे होते हैं, कई बार हम अच्छे होने का नाटक करते हैं। अभी क्लास में जितने स्टूडेंट बैठे हैं, सब सिंसियर हैं, सबके सब स्टूडियस हैं, सबके सब इंटेलिजेंट हैं। मुझे तो, मेरी नजरों में तो है। आप लोग क्लास में आ रहे हैं, उन 250 बच्चों में आप सभी लोग क्लास में आए हैं। मान लीजिए 100 बच्चे हैं, तो आप 100 बच्चे तो मेरी नजरों में अच्छे हैं ना, क्योंकि इस समय आप एक क्लास में मौजूद हैं। लेकिन इस क्लास के बाहर आप क्या हैं, मैं क्या जानूं। फिर मैंने देखा क्लास में तो बहुत चुपचाप बैठी रहती है, और कैंटीन में तो बड़ा उछल रहा है ये लड़का, बड़ा नॉटी है, बड़ा शैतान है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि हम, सोसाइटी जो हमारी होती है ना, समाज जो होता है, उसके नजरों में अपनी इमेज को ढूंढते हैं, अपनी इमेज बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। कई बार गुस्से में कुछ शब्द निकल जाते हैं, तुम कहते हो करे कराए पे पानी फिर गया, आज तो गुस्से में जो बोलना नहीं था वो भी निकल गया, अब आंटी क्या सोचेंगी मेरे बारे में। तो ये सब चीजें होती हैं जो हमारा मूल्यांकन करती हैं। आज अब इसी की ओर आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी असेसमेंट का, हमारे व्यक्तित्व के मूल्यांकन का। व्यक्तित्व का मूल्यांकन हम अपनी नजरों में, सामने वालों की नजरों में करते हैं। अगर व्यक्तित्व के मूल्यांकन की बात करें तो व्यक्तित्व के मूल्यांकन की कुछ विधियां हैं। विधियां कौन कौन सी है? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव मेथड्स। व्यक्तित्व के मूल्यांकन की 3 प्रमुख विधियां हैं, सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड और प्रोजेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिनिष्ठ पद्धति, सब्जेक्टिव मेथड व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्ति की नजरों में। कहने का मतलब ऑटोबायोग्राफी। कई बार हम देखते हैं कुछ व्यक्ति अपने बारे में ही अपनी आत्मकथा लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफी को बोला जाता है आत्मकथा। जो व्यक्ति स्वयं के बारे में ही अपनी आत्मकथा लिखता है। कई बार कुछ दूसरे व्यक्ति उस व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद उस व्यक्ति से पूछ कर उसकी आत्मकथा लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर की और सौरव गांगुली की, कई लोगों की, अमिताभ बच्चन की, सबकी ऑटोबायोग्राफी बनी है। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा क्या होती है? उसमें उन्होंने बचपन में क्या थे, कितना संघर्ष किया, आज वो जहां है वो कैसे पहुंचे। दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, कि उन्होंने किस किस कठिनाइयों को झेला। मैं देखती हूं आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया में मैं किन्हीं लोगों को देखती हूँ, वो अपनी पुरानी दास्तान बताते हैं कि हमारे पास 5-5 दिन को कुछ खाने को नहीं था, हमने ऐसे करा, ऐसे बेचा,
मैंने ऐसे ही अनिल अंबानी, आप सभी मुकेश अंबानी जानते होंगे, उनके फादर धीरूभाई अंबानी, उनके बारे में बताया गया था कि उन्होंने 1200 रुपए का एक टाइपराइटर बेचा था। उस टाइपराइटर को बेचने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की और आज मल्टी मिलियनियर है वो। तो कहने का मतलब उन्होंने संघर्ष कैसे किया, किन किन कठिनाइयों का सामना करते हुए किया, तो हमें किन्हीं लोगों के बारे में उनकी ऑटोबायोग्राफी से पता चल जाता है, आत्मकथा से। ठीक इसी प्रकार केस हिस्ट्री भी होती है किसी एक स्पेशल पर्सन, किसी एक व्यक्ति के बारे में। केस मतलब कोई भी केस जो होता है, हिस्ट्री मतलब उसका पीछे का इतिहास, उस व्यक्ति का पीछे का इतिहास। कई बार किन्हीं क्रिमिनल्स की केस हिस्ट्री देखी जाती है, वो क्रिमिनल्स कैसे बने, किन परिस्थितियों में बने, क्या मजबूरियां थी जिन्होंने उनको क्रिमिनल बना दिया। तो केस हिस्ट्री भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताती है, उसका मूल्यांकन मतलब कैसे थे और अब वो कैसे बन गए। मैंने गजनी पिक्चर देखी है, आप लोगों ने? मैंने भी देखी है। तो गजनी पिक्चर में आमिर खान था। आमिर खान का पिछला कि वो क्रिमिनल कैसे बना, वो क्यों मारता है, उसे क्यों याद आता है कि मुझे इसको मारना है, क्योंकि उसके पीछे का जो केस हिस्ट्री देखी गई तो पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड को किसी ने जान से मार दिया था। तो वो केस हिस्ट्री होती है। एक होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू आमने सामने की स्थिति में प्रश्न और उत्तर का आंसर होता है। इंटरव्यू से भी हम सामने वाले का असेसमेंट कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, और बड़े बड़े इंटरव्यू उसमें किया जाता है। मैंने तुम्हें बताया था सिविल सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज में जाने के लिए जब हम प्री और मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं तब हमारा इंटरव्यू लिया जाता है। तब इंटरव्यू में बच्चे छटनी होते हैं। इंटरव्यू में ऐसा क्या होता है, देखो तुम्हें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। जब मैंने सिविल सर्विसेज पास की, जब मैंने पीसीएस की परीक्षा पास की थी, प्री क्वालिफाई किया, मेंस के एग्जाम दिए, फाइनल जब मेरा इंटरव्यू हुआ, कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें हुई और ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इसको यूट्यूब पे भी डालूंगी। इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स थे, कुछ उन्होंने मुझसे अटपटे क्वेश्चन भी पूछे, तो मैं सोच में पड़ गई ये क्या, क्योंकि हमें परिस्थिति में डाला जाता है और ये ढूंढने की कोशिश की जाती है कि ये व्यक्ति उसको कैसे चतुरता से, चपलाई से उस परिस्थिति से निकलेगा। जो अभी हम थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में जानेंगे, चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट में, अभी मैं इसी के बारे में आऊंगी। इंटरव्यू में जब मैंने तुम्हें बताया मेरा इंटरव्यू हुआ, एक तो मैं मैरिड थी, मेरे बच्चा भी है। बैठते ही साथ इंटरव्यू बोर्ड में, मुझे अभी तक याद है, मुझे पूछा गया कि आपकी पोस्टिंग पहाड़ में होगी तो आप अपनी फैमिली को छोड़ के जा पाएंगी? तो मैंने तुरंत जवाब दिया कि मैं आज यहां जहां बैठी हूं अपनी फैमिली की वजह से ही बैठी हूं। जो मैंने प्री क्वालिफाई किया है, जो मेंस क्वालिफाई किया है, उन्हीं लोगों की वजह से किया है। अगर मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ मेरे केयर ना करती, मुझे पढ़ने का मौका ना देती, तो मैं आज यहां बैठी नहीं होती। तो सर बिल्कुल, जब उन्होंने मुझे इतनी चाहत लगन से पढ़ाया है तो निश्चित तौर से वो मुझे पर्वतों पे, पहाड़ों पे, कहीं भी मेरी पोस्टिंग हो जाए, जाने से कभी मना नहीं करेंगे। ये तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन हुआ था, मैंने तुरंत इसका रिप्लाई दिया विद इन सेकेंड। सबसे लास्ट में जब इंटरव्यू बहुत मेरा लंबा था, 35 मिनट मेरा इंटरव्यू हुआ, खूब सारे इंटरव्यू बोर्ड में सदस्य थे, इवन एक पर्सन जो मुझसे कुछ पूछ ही नहीं रहे थे, वो तो बस मुझे देख रहे थे ऐसे बैठ के, ऐसे कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी ऐसे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बाहर आकर पूछा, मनु की ऐसे ऐसे एक पर्सन थे, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, वो बस मुझे देखे ही जा रहे थे। तो मैं कभी कभी जैसे आके ऐसे टेढ़ी करती थी। मनु कहते हैं इंटरव्यू बोर्ड में साइकेट्रिस्ट भी बैठते हैं, मनोचिकित्सक, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को चेक करते हैं, आप कैसे आंसर दे रहे हैं, आंसर देते हुए आपके माथे पे शिकन आई थी, आप घबराए थे, ठीक है, वो सब आपकी चेक कर रहे थे। आप ये मत समझना वो इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट मेंबर थे। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने भी ध्यान रखा। सबसे लास्ट मेरे सामने क्वेश्चन पूछा गया जिसमें मेरा सिलेक्शन जिला सूचना अधिकारी पे हुआ था। आपके सामने, आप पहाड़ पर है और भालू आ जाए तो आप क्या करेंगी? मुझसे पूछा गया, आप पहाड़ पर हैं और आपके सामने भालू आ गया मैडम, तो
आप क्या करेंगी? तो मैंने सबसे पहले मेरा जवाब था, सर मैं सांस रोकूं, क्योंकि पहाड़ पर दौड़ना भागना इतना आसान तो नहीं होता। ठीक है, मैंने बोला सर मैं सांस रोक के लेट जाऊंगी, क्योंकि मैंने एक कहानी सुनी थी, 2 भाई थे, एक भाई छोड़ के भाग गया, दूसरे भाई ने सांस रोक ली, भालू ने सूंघा, भालू ने देखा ये मरा हुआ है तो वो चला गया। तो मैंने सोचा मेरे साथ भी ऐसा होगा, भालू सूंघेगा और चला जाएगा। तो सर ने बोला वो तो इतनी देर में आपको खा जाएगा अगर आप सांस रोक कर लेटेंगी तो मैंने कहा सर मैं भागूंगी बहुत तेज में। तो उन्होंने बोला भालू आपसे ज्यादा तेज भागता है। तो मैंने बोला मैं जिग-जैग में भागूंगी। एक बार मुझे ऐसा बताया गया था, भालू के बाल जो होते हैं बड़े लंबे होते हैं, अपने से बड़े को या टेढ़े ऐसे जो डायरेक्शन चेंज हो जाती है वो देख नहीं पाता। मैंने कहा सीधे भागूंगी तो वो भी ऐसे करके सीधे भागेगा, मैं ऐसे जिग-जैग में भागूंगी। तो खैर मुझे आंसर उनका पता नहीं चला था, ना मैं आज तक जान पाई कि वो मेरे आंसर से सेटिस्फाइड थे, इसका भी मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं तुम्हें बात बता रही हूं कि इंटरव्यू में सामने वाले का असेसमेंट किया जाता है कि वो कितना चतुर है, कितना तुरंत बुद्धि है, प्रेजेंट माइंड जिसको बोलते हैं, होता है ना प्रेजेंट माइंड, तुरंत जवाब देना चुटकियों में। तो इंटरव्यू भी हमारा असेसमेंट करता है। साथ ही साथ इसमें नेक्स्ट आया है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर बोलते हैं प्रश्नों की सूची को। बहुत सारे प्रश्न, जैसे क्या आप, जैसे हम कई बार न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, हाँ नहीं में जवाब आते हैं। आप सरकार से खुश हैं, हाँ या नहीं? हाँ कहेंगे तो हम खुश हैं, नहीं कहेंगे तो हम खुश नहीं हैं। और कई बार हम खुश, थोड़े थोड़े खुश होते हैं, थोड़े थोड़े नहीं होते, मतलब खुश भी है नहीं है। तो हम कशमकश में पड़ जाते हैं, हम आंसर क्या दें, हाँ में दें कि नहीं में दें। हाँ में देंगे तो जो हमारे नहीं वाला पोर्शन है कि आधे हम खुश भी तो नहीं है पूरी तरीके से। तो किन्हीं प्रश्नों, क्वेश्चनेयर कहते हैं जब हमारा मूल्यांकन प्रश्नों के आधार पर किया जाता है, कि एक बार क्वेश्चनेयर बना ली जाती है कि, और उसमें कंक्लूजन भी निकल के आता है 57% लोग जो है सरकार से खुश हैं। मात्र 43% जो पर्सन्स है वो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उससे खुश नहीं है। तो कहने का मतलब क्वेश्चनेयर भी हमारा मूल्यांकन असेसमेंट करती है। तो सब्जेक्टिव असेसमेंट में आ जाता है ऑटोबायोग्राफी, केस हिस्ट्री, इंटरव्यू एंड क्वेश्चनेयर। एक आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ इसको हिंदी में बोला जाता है, वस्तुनिष्ठ। आज से पहले वस्तुनिष्ठ शब्द सुना है आपने? कहाँ सुना है? हाँ ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहां आपने सुना है। और किसी ने सुना है? पहली बार सुना है? बोलो फिर जल्दी से, सुना है? कहाँ कहाँ सुना है? इसी में सुना है। क्या आप ऑब्जेक्टिव का मतलब जानते हैं? वस्तुनिष्ठ, देखिए इसका मतलब समझना जरूरी है। अभी तक आप लोग क्लास में बैठे हैं, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन जानते हैं, लेकिन वास्तव में ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, वो मैं आपको बताती हूं। ऑब्जेक्टिव होता है जो जैसा होता है ठीक वैसा ही बताना। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक उदाहरण से देकर समझाऊंगी। आप सिद्धबली मंदिर टहलने जा रहे थे, ठीक है, वहां पर आप जा रहे थे, आप चलते चलते आपने देखा एक कार बड़ी तेजी से आ रही है। आप डर के किनारे हो गए क्योंकि स्पीड उसकी बहुत फास्ट थी, और देखते देखते कार नीचे गिर गई। ध्यान से समझना मेरी बात। आप जा रहे थे, कार की स्पीड, क्योंकि आप सामने देखते जा रहे थे, कार की स्पीड बहुत तेज थी, और स्पीड को देखते देखते आपको लग गया था उसकी आवाज से, ब्रेक लगने की आवाज से, कि जरूर कुछ गड़बड़ है। आप अपने आप को बचा ही रहे थे कि इतनी देर में कार वहां से गिर गई। आप घबराए, सहमे, देखा, भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर किसने पूछा भाई कैसे हुआ? आपने बताया अरे मैं तो जा ही रहा था, ड्राइवर को मैं देख ही रहा था कि कैसे गाड़ी चला रहा है, इतनी देर में गाड़ी गिर गई। मतलब जैसा आपने देखा ठीक वैसा ही आपने सामने वाले को बता दिया। एक कंडीशन तो ये है, एक कंडीशन ये है कि आप वहां थे ही नहीं जब आप जा रहे थे, भीड़ लगी हुई थी, आपने देखा गाड़ी गिरी है। अरे फिर किसी ने आपसे पूछा अरे भाई क्या हो गया? अरे भाई साहब मैं तो ऐसे जा रहा था, मैं देख रहा था वो पी रहा था गाड़ी वाला
शराब पी रहा था और एक हाथ से हैंडल चला रहा था, मुझे तो पक्का पता था ये गिरेगा। व्यक्तिनिष्ठता, जब हम अपने व्यक्तिगत विचारों को किसी घटना में मिला देते हैं उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिविटी, व्यक्तिनिष्ठता। और जो हमने ठीक जिस चीज को जैसे देखा ठीक उसी रूप में बता दिया उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। जो घटना जिस रूप में घटित होती है ठीक उसी रूप में जब हम उसका चित्रण कर देते हैं, उसको बता देते हैं, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं, आप लोग कहते हैं हमने ऑब्जेक्टिव वर्ड एमसीक्यू से सुना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, क्योंकि जो चारों में से सबसे सही आंसर होता है वो आपका आंसर होता है। तो यानी बिल्कुल ठीक आंसर, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल करेक्ट थिंग, वो होती है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मेथड में अगर हम असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव मेथड को देखें तो ऑब्जेक्टिव मेथड में ऑब्जर्वर, एग्जामिनर एंड जज। ऑब्जर्वर कहते हैं अवलोकन करता, अवलोकन मतलब जो देखता है। जैसे मैंने अभी अभी बताया, आप जा रहे थे, आपने देखा, आपके ठीक आंखों के सामने गाड़ी गिर गई, ऑब्जर्वर। जब हम किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करते हैं कि ये लड़की 2 दिन से, मैं भी कई बार बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करती हूँ कि बच्चे जैसे आए नहीं क्लास में, ठीक है, कोई तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल अता पता ही नहीं है, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एडमिशन कराया था उसके बाद विलुप्ति के कगार पर है। एक होते हैं बच्चे, मैडम मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं क्लास में नहीं आ पाऊंगी, मुझे मैसेज आया। फिर उसी लड़की का फोन आया तो मैंने ऑब्जर्व किया, बच्चा पढ़ना चाह रहा है लेकिन इसकी कोई परेशानी है जिस वजह से ये क्लास में नहीं आ रहा है। फिर मैंने नोटिस डाला, कल एक इवेंट है समाजशास्त्र का, आपको क्लास में आना बहुत जरूरी है। मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने ऑब्जर्व किया, पहले तो ये लड़की सीरियस थी, अब तो नहीं है, ना कोई मैसेज आया ना कोई रिप्लाई आया। मैं ऐसे ऑब्जर्व भी करती हूं। मतलब जब हम दूसरे वाले को, जैसे मैंने बताया था, सामने वाले को ऑब्जर्व करना, उसका अवलोकन करना कि उसका बिहेवियर कैसा है, किन्हीं परिस्थितियों में ऑब्जर्व करना, वो आता है ऑब्जेक्टिव मेथड में। ऐसे ही एग्जामिनर, एग्जामिनर मतलब जो हमारे परीक्षक होते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है परीक्षक। वो हमारा जब मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, कई बार तुम्हारे प्रैक्टिकल्स लिए जाते हैं। जैसे मेरा इंटरव्यू भी हुआ था, इंटरव्यू जो अगर हम देखें हमारे एग्जाम्स लिए जाते हैं, मतलब जब मैं कॉपीज चेक करती हूं तो मुझे कॉपी का पन्ना खोलने से पहले ही आभास हो जाता है बच्चे ने कैसा लिखा है। मेरे पास बहुत यूनिवर्सिटीज की कॉपी आती है, मैं बहुत चेक करती हूँ, किसी में 00, किसी में से 75 में से आउट ऑफ 60 नंबर भी देती हूँ और उसमें साथ में एक्सीलेंट भी लिखती हूँ। तो कहने का मतलब है एक परीक्षक जो होता है, एग्जामिनर जो होता है, वो सामने वाले के व्यक्तित्व को भली भांति जान लेता है। ये तो कॉपी की बात हुई कि जब मैंने असेसमेंट किया, जब मैंने देखा बच्चे ने बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में कलर पेन का इस्तेमाल करते हुए डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन कर रखा है, सब कुछ अच्छा लिखा है, तो मैं उसको नंबर तो अच्छे ही दूंगी ना। और एक बच्चा जिससे मैंने पूछा है पर्सनैलिटी, व्हाट इज पर्सनैलिटी एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, और उसने सारे जमाने की चीजें लिख दी, बस पर्सनैलिटी ही नहीं लिखा, तो मैं समझ जाऊंगी इसको पर्सनैलिटी का नॉलेज है ही नहीं, तो उसको मिलेंगे 00 नंबर। तो कहने का मतलब एक एग्जामिनर भी वॉच करता है। और तीसरा आता है जज। जज वाद विवाद प्रतियोगिता हो या किसी तरह की कंपटीशन होते हैं, पोस्टर कंपटीशन, काव्य पाठ, समूह चर्चा, तो उसमें कुछ जज होते हैं। वो कुछ को फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हैं और कुछ को लास्ट में रखते हैं। ऐसा क्या? क्योंकि वो हमारा असेसमेंट करते हैं, हमारा मूल्यांकन करते हैं। जैसे कोई भी काव्य पाठ प्रतियोगिता, किसी बच्चे ने कितना अच्छा गा के पढ़ा, कितना अच्छा सा प्रेजेंटेशन दिया, कहीं भी रुका नहीं, फ्लोलेस बोलता चला गया, उसके नंबर दूसरे बच्चे से अच्छे आएंगे। तो हमारा मूल्यांकन ऑब्जर्वर, एग्जामिनर एंड जज, ये होते हैं असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव मेथड। और एक होते हैं प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड, इनको हम बुक के व्यू से देखेंगे। सॉल्व करके थे, उन्होंने इन सब चीजों को बनाया था। एक थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, कैट चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट, पैट
पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, WAT यानी वर्ड परसेप्शन टेस्ट, ये एक जो साइकेट्रिस्ट करता है। बहुत से हमारे अंदर चक्की चलती है, जानते हो? नहीं जानते? हमारे अंदर सोच की एक वो चलती रहती है, विचारधारा। बहुत से लोग हम कहते हैं कि ये डिप्रेशन में है, ठीक है, ये डिप्रेस्ड है, चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, बात बात पे रोने लगते हैं, उदास हो जाते हैं। साइकेट्रिस्ट क्या करता है? साइकेट्रिस्ट किसी के डिप्रेशन के बारे में जानने के लिए इन सब पद्धतियों के इस्तेमाल में लाता है। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। व्हाट इज थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट क्या होता है, चाइल्ड परसेप्शन और पिक्चर वर्ड परसेप्शन टेस्ट। जब किसी साइकेट्रिस्ट के पास, किसी मनोचिकित्सक के पास किसी डिप्रेशन वाले व्यक्ति या किसी ऐसे क्रिमिनल्स को ले जाया जाता है, तो उनको एक पिक्चर दिखाता है या थीम दिखाता है, और वो उनसे पूछता है इस थीम में तुम्हें क्या नजर आ रहा है। मैं अक्सर फेसबुक पे, सोशल मीडिया साइट में खूब सारी पिक्चर देखती हूं कि आपको इसमें कितने जानवर नजर आ रहे हैं, क्या इसमें आपको कितने बिल्लियां नजर आ रही है। तो ठीक, हम ऐसे ऐसे करके ढूंढते हैं, एक मिल गई, ये पेड़ के पीछे दूसरी मिल गई, ठीक है। तो वो पिक्चर और चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट होते हैं कि हम कितना डीपली सोच सकते हैं, हमारी सोच कहां जा सकती है। कि आपको इसमें एक ताला खुला हुआ नजर आ रहा है, एक पिक्चर आती है, खूब सारे ताले बने रहते हैं, ठीक है, फिर उसमें लिखा जाता है कितने ताले खुले हुए हैं, कितने बंद हैं। तो हम ध्यान से जब देखते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, या फिर कलर्स पूछे जाते हैं, आपको इसमें कितने कलर नजर आ रहे हैं, वो हमारे परसेप्शन टेस्ट होता है। थीमेटिक मतलब किसी थीम को दिया जाता है और पूछा जाता है इसके बारे में आप बताइए, या इसके पीछे, इसके ऊपर एक स्टोरी बनाइए। तो साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक क्या होता है, वो उसके उस परसेप्शन से समझ जाता है कि इनका दिमाग कहां चल रहा है, इनका दिमाग कहां जा रहा है, वो किस लेवल तक जा रहा है। ऐसे ही पिक्चर को दिखा के, ऐसे ही वर्ड के माध्यम से, पजल्ड वर्ड्स, जैसे खूब सारे शब्द हैं, खूब सारे अल्फाबेट हैं, कि आप इससे शब्द बनाइए। तो मैं तो कैट, रैट, मैट, जो सबसे आसान होगा वो बनाऊंगी, ठीक है। बहुत से लोग, हो सकता है किसी के मन में कुछ और चल रहा है, कोई राइटर है वो पेन बनाए, कोई बच्चा है वो बॉल बनाए, BALL। तो कहने का मतलब है, दिमाग को पढ़ने के लिए ये परसेप्शन टेस्ट बनाए गए हैं, जिसमें हमारे व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है, उससे आकलन किया जाता है कि जो हमारा मस्तिष्क है वो कहां तक जा रहा है। एक अपराधी है, आपराधिक क्राइम्स से में संलग्न है, या आगे भी इसकी संभावना ऐसे ही बनी रहेगी, तो उनके मूल्यांकन किया जाता है। तो बच्चों, ये है पर्सनालिटी असेसमेंट के मेथड्स, सब्जेक्टिव मेथड्स, ऑब्जेक्टिव मेथड एंड प्रोजेक्टिव मेथड। कई बार एग्जाम में, अब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैंने बताया आपका जो कम्युनिकेशन स्किल का पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट पूछ लिए जाएंगे, ये 3 दे दिए जाएंगे और एक चौथा इससे अलग दे दिया जाएगा कि कौन सा पर्सनैलिटी असेसमेंट का पार्ट नहीं है। तो अगर आपको पता होगा सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है और प्रोजेक्टिव है,